दोस्तों, आज की कहानी है शगुन। माँ, बहू आते ही तुम बदल गई। नई दुल्हन कल्पना कुछ रस्मों के बाद सोफे पर चुपचाप बैठी थी। तभी बड़ी ननद प्रियांशी बोली, अरे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि दूल्हा दुल्हन के खेल रस्म के बाद अब तुम्हें घर के सभी बड़ी महिलाओं के पैर छूकर शगुन देना होगा। चलो उठो, सभी को देरी हो रही है। बुआ, मौसी जी, लोगों को तो निकलना है, वरना बाद में हम सुनेंगे बहू के मायके से तो कुछ आया ही नहीं। तभी कल्पना को याद आया कि उसकी माँ ने विदाई के समय में एक पर्स में अलग से लिफाफे बनाकर रखे थे। बोली थी कि जब भी कहा जाए तब निकाल कर बड़े बुजुर्गों के पैर छू कर दे देना। दीदी, कल्पना सुबह से एक ही साड़ी पहन रखी है, इसलिए सब क्या सोचेंगे। नई बहू के पास साड़ियाँ ही नहीं, आप तो हमारे घर वालों को अच्छे से जानती हो, कैसी कैसी बातें बनाते हैं। ताई और बुआ, लाओ एक काम करते हैं, कल्पना की साड़ी बदलवा देते हैं। आखिर इतनी साड़ी चढ़ावा में चढ़ाई है, लोग भी तो देखें हमने कितनी महंगी बनारसी सिल्क साड़ियाँ भेंट की हैं। हिमांशी, चलो कल्पना, कल्पना मैं तुम्हारे लिए भारी साड़ी और जेवर निकालती हूँ, वही पहनकर पैर छूने की रस्म करना। दोनों ननदों की बात सुन कल्पना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जेठ की गर्मी में जहाँ अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाते, वहाँ सोचो नई दुल्हन की क्या हालत होगी। भारी साड़ी पहनने से जीवन क्या किससे कहती नई दुल्हन बहू ही। और यहाँ तो जब से शादी तय हुई है तभी से दोनों ननदों का राज शुरू हो गया। सास अनुप्रिया जी के तेवर अभी पता ही नहीं थे, क्योंकि शादी का सारा कार्यभार दोनों ननद रानी प्रियांशी और हिमांशी उठा रखा था। दोनों ननद कल्पना को कपड़े जेवर कौन से पहनने हैं, कैसे तैयार होना है, मेकअप कौन सा करना है, सब बताकर कमरे से बाहर चली गई और अपने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद जब छोटी ननद हिमांशी उसे लेने पहुंची तो देखकर गुस्से में बोली, अरे कल्पना, तुमसे कहा था ना कि दीदी के बताए हिसाब से तैयार होना। यह तुमने सस्ती साड़ी क्यों पहनी? देखते ही समझ में आ रही है तुम्हारे मायके से आई है। देखो, यह मायके का लगाओ वही छोड़ कर आओ, ससुराल के नियम अपनाओ। नई दुल्हन हो, अच्छे से भारी साड़ी पहनो। इतने में अनुप्रिया जी कमरे में पहुंची और बोली, अब जो है जैसा है ठीक है, सब चुपचाप नीचे चलेंगे। जो भी बात है बाद में देखी जाएगी। और बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही है। चलो, इतना सुनते ही प्रियांशी चुप हो गई, पर मन ही मन समझ गई कि जब कल्पना सबके साथ बैठी थी तो प्रियांशी भी गुस्से में थी। कल्पना बड़े ध्यान से सबके पैर छूकर शगुन का लिफाफा थमा रही थी। इतने में प्रियांशी बोली, अरे, यह हमारी दादी माँ है, इनके घुटनों पर मत छूना, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और यह दोनों बुआ भी बहुत बड़ी हैं, इनके भी पैर अच्छे से छूना। यह नहीं कि सिर्फ घुटना टच किया और हो गया। अनुप्रिया जी दोनों बेटियों को देख रही थी, कुछ अलग ही रंग ढंग है दोनों के। तभी कल्पना उनके पैर छूती है तो वह झट से उसे गले लगाकर कहती हैं, आज से मैं तुम्हारी सास से ज्यादा माँ हूँ, किसी बात की चिंता मत करना। उसके बाद उसने प्रियांशी दीदी के पैर छुए। हिमांशी की तरफ बढ़ी ही थी कि अनुप्रिया जी बोली, इसकी शादी भले ही तुमसे पहले हुई है, पर यह तुमसे छोटी है, जिसके पैर नहीं गले लगो। और मैं चाहती हूँ प्रियांशी भी अपनी भाभी के गले लगे, ताकि प्यार और अपनापन बना रहे। ना चाहते हुए भी दोनों ने कल्पना को गले लगा लिया। अगले दिन बहू की पहली रसोई होनी थी। कुछ मेहमान चले गए थे, मगर खास खास लोग खाना खाने के बाद ही जाने वाले थे। प्रियांशी
हिमांशी दोनों ने कल्पना को रात को ही खाने का मेनू समझा दिया था और कहा वैसे तो चमेली काम वाली तुम्हारी हेल्प कर देगी, मगर मीठा तुम्हें ही खुद बनाना होगा। और हाँ, पूजन से पहले चौक में कुछ भी जूठा पानी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, हमारी माँ ने हमें बचपन से ही सख्ती से नियमों में रखा और इसलिए हम समझ रहे हैं। अगर तुमने रसोई में कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए सावधान रहना। अपनी ननदों की बात सुन कल्पना बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। इतनी शक्ति है, हे भगवान! मैंने सोचा था पढ़े लिखे लोगों का घर है, कुछ तो छूट देंगे, मगर यहाँ तो 100 साल पुराने रूढ़िवाद रीति रिवाज आज भी चल रहे हैं। जब से इस घर में आई हूँ वही कर सकती हूँ जो ये लोग कह रही हैं। इतने सारे नियम आखिर कैसे घर में रहूंगी? मैं तो आधार से कह दूंगी, निभाने दो तुम्हारी माँ और बहन को यह नियम। मुझे लेकर दूसरे शहर बसो, मुझे यहाँ नहीं रहना। कल्पना सुबह जल्दी उठ गई और पहली रसोई बनाने के लिए, या यूं कहें रात भर उसे नींद ही कहाँ आई थी। जैसे रसोई में पहुंची, साफ सफाई चल रही थी। अनुप्रिया जी बोली, इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो 7 बजे हैं, साफ सफाई करवा रही हूँ। 9 बजे खाना बनाना शुरू किया, 12 बजे तक आराम से निपट जाएगा। वैसे भी यहाँ लंच 1 से 2 बजे ही किया जाता है। अब वह क्या कहती कि अब आपकी दोनों महान बेटियों ने जो धमकी दी थी उसी को सुनकर पूरी रात बेचैन रही और सुबह नींद जल्दी खुल गई। फिर भी बोली, मम्मी जी कोई काम हो तो बता दीजिएगा, अभी निपटा दूंगी। और मीठे में क्या बनेगा? तुम इतनी चिंता मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, थोड़ी देर में चाय भिजवा दूंगी। उसके बाद जब कहूँ तब आ जाना। सास की बात सुनकर चुपचाप कल्पना अपने कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज रहे थे। प्रियांशी हिमांशी ने सोचा चलो अब को रसोई का मुआयना किया जाए। दोनों रसोई में पहुंची तो चौंक सी गई। कल्पना, यह क्या कर रही हो? अभी तो भगवान को भोग लगाना है और तुम रसोई के कोने में बैठकर ठूस रही हो। यह सब सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? यह सब माँ ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तभी रसोई में अनुप्रिया जी आ जाती हैं। अरे क्या हो गया? तुम दोनों बहू से ऐसी बात क्यों कर रही हो? माँ, सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो, फिर हमसे पूछना। अच्छा, तुम दोनों चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और कल्पना, बेटा तुम आराम से खाओ और कमरे में जाकर तैयार हो जाओ। हाँ, तुम्हें जो पसंद हो वह साड़ी पहन लेना, गर्मी बहुत है, जो कंफर्टेबल हो वही पहनना। अपनी दोनों बेटियों को अपने कमरे में ले गई। तब गुस्से में बड़ी बेटी प्रियांशी चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो माँ, बहू के आते ही तुम तो बदल गई। देख नहीं रही हो क्या क्या कर रही हैं? आप उससे डरने लगी। उसकी मर्जी से काम करोगी तो कल को 8-8 पाती आंसू बहाओगी। अरे हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं, इस घर के नियम ही समझा रहे हैं कि बहू को कैसे रहना है, या बता रहे हैं। और यह है कि तुम तो उल्टा सीधा समझ रही हो। हम दोनों बहनों के लिए तो इतना अनुशासन रखती हो, आज खुद का अनुशासन खुद ही भूल गई। देखो, तुम्हारी बहू ने चौका जूठा कर दिया, कुछ लिहाज भी नहीं है। हमने तो एक बार आपकी गैर हाजिरी में मैगी बना ली थी, कितना डांट फटकार की थी तुमने। और आज बहू कटोरी में भर भर के खा रही है, उसे रोका भी नहीं जा रहा, उल्टा आप हम पर चिल्ला रही हैं। आप तो दुगली निकली माँ। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि बेटियों के लिए नियम अलग और बहू के नियम अलग रखेंगी। छोटी बेटी हिमांशी गुस्से से बोली, बल्कि लोगों के घर में तो बेटियों को पूरी आज़ादी दी जाती है, मगर आप और आपके कड़े नियम
कभी हमें चैन की सांस लेने नहीं देते थे, और आज आप अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी हैं। देखकर तो मेरा खून खौल गया। और वह तो भगवान की दया रही कि हम दोनों की इतनी अच्छी ससुराल मिले। हिमांशी तो अपने पति के साथ बाहर रहती है, मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, मगर वह मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार देते हैं। हर तरह की आज़ादी दे रखी है। कपड़ा हो या खाना, कहीं भी रोका टोक नहीं करते। कहीं आते जाते भी हैं तो पूछते नहीं। बस सच में मायके से ज्यादा सुख हमें ससुराल में मिले। दोनों की बात सुन अनुप्रिया जी बोली, मेरी प्यारी बच्चियां, मैं कुछ नहीं बदली। तुम खुद देखो, जब हम शिफॉन कॉटन की साड़ियों में घूम रहे हैं तो उसको इतना भारी बनारसी सिल्क क्यों पहनाऊं? तुमने देखा नहीं, पूरा ब्लाउज पसीने से भीगा हुआ था। और वह रसोई में जूठा करने की बात तो सुनो, सारा खाना बन चुका है। मीठे का भोग मैंने लगा दिया है। जब मैं पूजा कर रही थी तब उसे चक्कर आ गया। मेरे पूछने से बोली, शादी के रस्मों के कारण 4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया, और विदाई के बाद एक निवाला मुंह में नहीं उतरा। बेचारी ने अब एक बात बताओ, जो माँ अपनी बेटियों को भगवान के भोग से पहले खाना खिलाती थी, वह आज अपनी बहू को भोग लगाने के बाद खाना नहीं दे सकती। और रही बात, इतने कड़े अनुशासन नियम कायदे में इसलिए रखा था कि तुम कभी भी अपने ससुराल में यह ना सुनो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। मैं हर तरीके से तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की, और देखो आज तुम दोनों घर की नहीं बाहर के कामकाज में भी कितने अच्छे से संभालती। पूरे ससुराल में तुम्हारी बड़ाई होती है। तुम दोनों की सास पूरी शादी में तुम्हारी तारीफ करते थक नहीं रही थी। सास ही क्यों, मैं भी, क्योंकि तुमने अपने भाई की शादी कितनी अच्छे से संभाली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब शादी के कामों की शुरुआत हुई और कब आकर खत्म हो गई। मक्खन मलाई से तुमने सारा काम निपटाया। तुम्हारे पापा भी बहुत डरे हुए थे, कैसे होगा क्या होगा, मगर देखो तुम दोनों ने कैसी निपुणता से सब कुछ संभाला। इसमें तो कोई शक नहीं है, तुम तो मेरी दोनों बेटियों सर्वगुण संपन्न हो। मगर अब तो तुम दोनों जो कर रही हो उसके व्यवहार का परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। नई नई भाभी से कड़वी बातें बोलोगी तो आगे चलकर जब मैं असहाय हो जाऊंगी या नहीं रहूंगी तो कभी अपनी भाभी से प्यार समर्पण की उम्मीद मत करना। दोनों अचंभे से अपनी माँ की तरफ देख रही थी। फिर अनुप्रिया जी बोली, क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात अब पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। आज तुम दोनों ननद इतना भयानक डरावना रूप दिखा रही हो। सोचो, कल तुम प्रेम से भी बात करोगी ना तो उसे शक ही होगा कि आप दोनों इतनी अच्छे से बात कर ही नहीं सकती। मैं चाहती हूँ आज तक मेरी 2 बेटियों थी, अब कल्पना को मिलाकर मेरी 3 बेटियां हो जाएं। इसकी माँ ने मुझे शुरू में ही बता दिया था। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हॉस्टल में रही, घर के कामकाज में हाथ थोड़ा तंग है। और हाँ माना, मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा। मेरी नीतियाँ कुछ अलग थी। अब हर माँ एक जैसी नीति को अपना नहीं सकती, क्योंकि परवरिश के कोई नियम नहीं होते। हर माँ अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालती है। तो मुझे उसकी माँ दुर्गावती जी की बातों में भी कुछ गलत नहीं लगा। अब हम चाहते हैं कि कल्पना हमारे हिसाब से ढल जाए, तो उसे कुछ वक्त देते हैं, कुछ अपनी तरफ से समझाते हैं। देखना धीरे धीरे वह भी तुम दोनों की तरह निपुण हो जाए। मगर अचानक से उससे इतनी उम्मीद करना बात बात पर टोका टाकी झगड़ा का कारण बन सकती है। इसलिए संयम से काम लेते हैं। हम तीनों मिलकर उसे अपने घर परिवार के नियम के बारे में धीरे धीरे समझा देंगे। मुझे पूरा यकीन है, जैसे तुम दोनों सीखी ऐसे ही वह भी सीख जाएगी। एक दिन मेरी दोनों बेटियों की तरह परिवार में सामंजस्य बैठा लेगी। प्रियांशी हिमांशी दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। माँ की बात तो
पहले भी सोने की तरह खरी थी, आज भी खरी है। ठीक ही तो कह रही हैं, हर जगह एक जैसी परवरिश नहीं होती, पर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है घर आए नए सदस्य के साथ प्रेम नम्रता से बात करना, ना कि बात बात पर ताने तंज करना, छीटा कसी करना। दोनों बेटियां एक साथ बोल पड़ी, माँ आपके चरण कहाँ हैं? आपको दंडवत प्रणाम करना है। आपने तो हमें बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया, वरना हम दोनों मिलकर उससे अकेले क्लास लगाने में लगे थे। जो हमारी माँ ने हमारे साथ किया, हम उसके साथ करने की सोच रहे थे, जबकि जो भी हमारी माँ ने किया वह उनकी परवरिश थी। अब हम जो करने जा रहे हैं, लेकिन वह उसका कर्तव्य है। थैंक यू माँ। पूरी जिंदगी हम खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि वह हमारे सामने होती है, बोलकर दोनों बेटियां अनुप्रिया जी के गले लिपट गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर